हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और कोरोना ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन लाइफ मस्ट गो ऑन, कि जीवन चलनी चाहिए। और आपको पिछले बार की तरह ये बात याद रखना चाहिए कि बिहार बोर्ड पिछले कोरोना में भी सबसे पहले एग्ज़ाम ले लिया था। तो इस बार भी कोरोना तो शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी डेट शीट में कोई चेंज नहीं आया है। आप लोग का जो पेपर है, यानी कि ये 105 और 205, ये आईएससी और आईकॉम वालों के लिए जो इंग्लिश 100 नंबर का है, वो जो 4 फरवरी को डेट फिक्स कर दिया है, ये तो होना ही है। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, तैयारी शुरू कर दिए। अगर डेट एक्सटेंड होता है तो आपके लिए अच्छी बात, नहीं तो कोई बात। आज जो मैं ये सेट लेकर के आया हूँ, ये बिहार बोर्ड ने एक मॉडल सेट निकाला है। तो मॉडल सेट इसलिए भी बनाना ज़रूरी है ताकि आपको पता चले। जैसे पिछली बार भी इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार भी इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा। 100 नंबर का क्वेश्चन, मार्क्स नंबर का आपका पेपर होता है। उसमें आपको 100 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पिछले बार से पूछा जाना शुरू कर दिया है। तो आप क्या देख रहे हैं इसमें कि एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि 50 और उसका जो आंसर है उस 100 में से आपको सिर्फ 50 का देना है। 100 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, उसको 50 का आंसर देना है। तो इस बात को आप केयरफुली समझ लीजिए कि 100 के जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो आपको लैंग्वेज और लिटरेचर मिला करके, यानी ग्रामर और लिटरेचर मिला करके, उसमें सिर्फ 50 का आंसर देना। अगर 50 से ज़्यादा देते हैं तो जो पहला 50 वाला होगा वही सिर्फ काउंट किया जाएगा, आगे वाले काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे कोई बच्चा सोचता कि मैंने 2 आंसर दिए और एक जो सही होगा उसी का मार्क्स मिलेगा, या गलत भी हो गया तो कोई बात नहीं। मान लेते हैं आपने 1 से लेकर के 60 तक आंसर दिया, 60 क्वेश्चन तक का, पहला जो 50 क्वेश्चन होगा उसी का मार्क्स काउंट होगा, ये 10 को छोड़ दिया जाएगा। अब आप सोचेंगे कि मैंने 50 में यहाँ 10 हमारे अच्छे, यानी कि 10 गलत थे और इधर 10 सही था, तो ये इसमें ऐड क्यों नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए आप एग्जैक्टली 50 का ही आंसर दें, चाहे वो 100 में से हो सकता है कि 40 पहले दे दे, 10 आगे जा कर के दें। टोटल 100 में से आपको 50 ही देना है, चाहे जहाँ से भी आप इसको दें। अगर आपने ऐसा कुछ किया तो आपके मार्क्स काउंट नहीं होते। फिर आप सोच करके आप अपना मिलाना शुरू करते हैं घर पे आकर के कि देखो मैंने तो 100 क्वेश्चन में से इतने का आंसर सही मेरा निकला, यानी कि आपने 100 में से 70 क्वेश्चन का आंसर दे दिया। अब सोचा कि 70 में से हमारा 50 तो सही निकलेगा ही, तो हमको 50 तो मिलना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। 100 में से अगर आपने 70 का दिया है तो शुरुआत के जो 50 होंगे उसी का मार्क्स काउंट होगा, इसलिए फिर बाकी वाले मार्क्स काउंट नहीं होंगे। इस बात को हमेशा आपको ध्यान में रखना, क्योंकि लिखा गया है कि in the section in there are 100 objective type question, out of which 50 questions to be answered. If more than 50 questions are answered, only the first 50 to be evaluated. यानी फर्स्ट 50 को इवेल्यूट किया जाएगा। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, ये आपको ध्यान में। बाकी जो सेक्शन बी होगा, वहाँ पर सेक्शन बी में देर आर 7 डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस कैंडिडेट शुड बी एडहर टू देयर वर्ड लिमिट्स, यानी कि जितने वर्ड्स में उसका आंसर देना वही देना है, और ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। चलिए, तो आज जो मॉडल है उसमें पहले ग्रामर आता है। आपको ग्रामर 60 तक क्वेश्चन होगा, ग्रामर होता है, तो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे जाते हैं। तो पहला जैसा देख रहे हैं कि पहला जो है आपका वॉइस है, सॉरी नरेशन का, वॉइस का क्वेश्चन है कि द स्नेक वॉज किल्ड बाय रोहित। तो अब ये पास्ट सिंपल का है, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, फर्स्ट वाला कि रोहित किल्ड द स्नेक। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, डैश यू स्पेयर अ फ्यू मिनट्स फॉर मी। अब ये उसके साथ यहाँ पर देखिए कुड और मस्ट का तो मतलब नहीं है, शुड लगा करके भी रेयरली कभी क्वेश्चंस पूछा जाता है, यानी किसी से रिक्वेस्ट किया जाता है। तो यहाँ शुड नहीं आएगा, यहाँ पर मे आएगा, मे यू स्पेयर अ फ्यू मिनट फॉर मी, क्या आप मेरे साथ कुछ समय गुजारेंगे। फिर कहता है मिस्टर सिन्हा ऑफन डैश टू दिल्ली ऑन अ बिजनेस ट्रिप। अब ये जो ऑफन वाली बात होती है ना, ऑफन, ऑलवेज, रेयरली, बेयरली, ये पास सिंपल में लगा करके जो आपका हैबिचुअल एक्शन वाले सेंटेंस होता है उसको बनाया जाता है। इसलिए यहाँ पर मिस्टर सिन्हा जो है वो गोज़ होगा, ना कि गोइंग, हैज़ गॉन और गोइंग, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट कहता है 4 नंबर क्वेश्चन, ही आस्क्ड मी वेयर द बुक वॉज। अब चूज़ द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन। तो अब नरेशन में ये क्या है
कि ये आपका इंट्रोगेटिव पूछा गया है। इंट्रोगेटिव में भी जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है उसमें, जिसमें WHO वर्ड लगा कर, तो उसने कहा कि ही आस्क्ड मी वेयर द बुक वॉज। तो अब इसका जो आंसर होगा क्या होगा, ही सेड टू मी वेयर इज़ द बुक। क्योंकि देखिए ही सेज टू मी तो होगा नहीं, क्योंकि पहले ही ये आपको पास्ट में है, तो सेज नहीं आएगा। ही वॉज सेइंग, ये आपको पास्ट सिंपल का है, तो पास्ट सिंपल का वो फॉर्मेट ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, ही सेड टू मी वेयर इज़ द बुक, और ये लास्ट वाला भी नहीं आएगा, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी। नेक्स्ट देखते हैं, राजेश डैश अ कार लास्ट ईयर। अब लास्ट ईयर जब लगा रहता है, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, इस तरह के जो वर्ड होते हैं, या लास्ट डे, ये सब जो वर्ड लगा रहता है लास्ट लगा करके, ये जनरली पास्ट सिंपल में आपको यूज़ किया जाता है। ये सब बातों को पकड़ना है, ध्यान में रखना है। तो क्या होगा, राजेश बॉट, ना कि बाय होगा। विल बाय तो फ्यूचर का होता है, और बाइंग तभी आएगा जब कोई हेल्पिंग वर्ब होता तो क्या होगा, बॉट, यानी कि बी वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, माई शूज़ वर सो टाइट दैट आई कुड हार्डली वॉक। कहता है उसका जो शूज़ है इतना टाइट था को मुश्किल से चल सकता था। अब कहते हैं चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स, यानी इसमें से लूज़ का मतलब ढीला, स्लैक एक इनफॉर्मल वर्ड है, इसका मतलब ये होता है जब ढीला वाला समय होता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि बस में आ जा रहे हैं, दिन में पैसेंजर कम होते, तो कहते हैं कि इन द स्लैक टाइम, इन द स्लैक देयर वर फ्यू पैसेंजर इन द बस। तो स्लैक का मतलब ही ढीला वाला ही पार्ट होता है, रिलैक्स मतलब आराम। तो यहाँ पर क्या होगा, क्लोज फिटिंग, यानी कि बी इसका ऑप्शन होगा। फिर कहता है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, माई सिस्टर इज़ द पोएट एंड द फिलोसफर। अब क्या होता है ये ध्यान में रखिए, जब द लगा करके दोनों साइड, जब दो सिंगुलर नॉन को एंड से जोड़ा जाता है और उसमें दोनों साइड अगर द लगा दिया जाए, जैसे कि यहाँ पर पहला एक यहाँ देख रहे हैं और यहाँ देख रहे हैं, तो ये दो व्यक्ति की कल्पना करता है। या फिर अगर यहाँ पर आर्टिकल ये लगा दे और फिर ये लगा दे, तो भी दो व्यक्ति की कल्पना करता है। तो ये यहाँ पर माई सिस्टर, यानी कि सिस्टर तो उसकी एक ही है, तो एक जगह यहाँ पर कहीं ना कहीं लगना चाहिए, या तो द लगना चाहिए, या आर्टिकल लगना चाहिए, या तो आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव लगना चाहिए। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव तो है नहीं यहाँ पर, तो क्या होगा, माई सिस्टर इज़ अ पोएट एंड फिलोसफर, यानी कि उसकी पोएट जो है फिलोसफर भी है और पोएट। जैसे ही यहाँ दोनों साइड आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव लगता है, तो ये दोनों दो व्यक्ति की बात होती है, लेकिन वहाँ का सिस्टर, उसका सिस्टर तो एक ही है, इसलिए यहाँ पर डी वाला इसका ऑप्शन होगा। देयर इज़ अ लेटर सोहन रोट इट। अब कहते हैं दिस इज़ द लेटर सोहन रोट इट। तो अब इसमें क्या, चूज़ द करेक्ट कॉम्बिनेशंस। तो दिस इज़ द लेटर विच सोहन रोट, यानी कि पहला का जो आंसर होगा वो, यानी 8 का जो आंसर ही होगा वो पहला होगा। अब यहाँ पर जो आंसर देखिए, दिस इज़ अ लेटर बाय विच रोहन रोट, जिसके द्वारा रोहन लिखा के कोई मतलब नहीं बनता है। सोहन इज़ द वन हु रोट दिस लेटर, सोहन ही हुआ है, जैसे कहते ये लेटर सोहन ने लिखा है। तो इसमें सुनने में जो लगे, लेकिन इसका पहला ही आंसर होगा ये वाला, ए वाला। नेक्स्ट कहता है आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क। अब यहाँ पर आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क एट अ टाइम्स, मैंने कभी कभी, एट ए टाइम्स का मतलब सम टाइम्स, एट एनी रेट, एट बेस्ट कोई मतलब। आई हैव कहते मेरे पास बहुत सारा काम है, या मेरे पास बहुत सारे काम है उसको करने के लिए। अटेंड टू, तो यहाँ पर क्या होगा, आई हैव लॉट ऑफ वर्क अटेंड टू, यानी कि ये वाला इसका ऑप्शन होगा। ठीक, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, व्हाट इज़ ही एंग्री। अब एंग्री के साथ क्या प्रीपोजिशन लगेगा, बाय लगेगा, एंग्री विद होता है तो ठीक ना। तो यहाँ पर क्या होगा, एंग्री विद तो है ना, तो यहाँ एंग्री अबाउट होगा, यानी एंग्री के साथ अबाउट भी प्रीपोजिशन लगता है। चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, COMMIT, कमिट होगा। यहाँ पर क्यूमिट, और यहाँ पर तो कोई मतलब नहीं बनता, तो इसका आंसर होगा बी। फिर चूज़ द करेक्टली सिनोनिम्स ऑफ द क्विक, क्विक का मतलब जल्दी, तो यहाँ पर क्या होगा, रैपिड, क्योंकि एंडलेस में तो ख़त्म नहीं होना, सबमिट में तो कोई चीज़ जमा करना, रैली में तो कभी कभी, तो इसका आंसर होगा ए। फिर चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ द एनिमल। यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस उसको कहा जाता है कि बहुत सारे वर्ड का एक ही आंसर, एक वर्ड में आंसर दे देना, उसको हम कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो क्या कहते हैं, जो आपका बॉटनी होता है, बॉटनी, इसका आंसर क्या हो जाएगा,
जो आपका एनिमल का जो अध्ययन किया जाता है वो बॉटनी में किया जाता है। ठीक, तो इसको हम बॉटनी जो है मारते हैं। कहाँ चला गया ये। ठीक, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहले क्वेश्चन कहता है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द। अच्छा, मैंने इसका आंसर थोड़ा सा गलत बता दिया, बॉटनी नहीं जूलॉजी होना चाहिए, क्योंकि बॉटनी में तो प्लांट का होता है। अब कहते हैं नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, क्योंकि न्यूज़ जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर इज़ का ऑप्शन लगाएंगे। नेक्स्ट होता है ही हैज़ बीन अपॉइंटेड ऑन अ टेम्पोररी बेसिस। टेम्पोररी का मतलब क्या होता है, जो परमानेंट नहीं होता है, तो इसका अपोजिट हमको एंटोनिम्स पूछ रहा है, तो इसका क्या होगा आंसर, परमानेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी सेड आई डू नॉट लाइक दिस, यानी अब इसका कहते हैं करेक्ट नरेशन बनाने के लिए। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि शी सेड आई डू नॉट लाइक इट, तो अब इसका जो आंसर होगा पहला कि शी सेज तो होगा नहीं, और शी टोल्ड तब तक नहीं होना चाहिए जब तक कि इसमें अगर ऑब्जेक्ट ना हो। तो क्या कहता है शी सेड दैट शी डिड नॉट लाइक, और ऐसे ये पास्ट सिंपल में है, सॉरी प्रेजेंट सिंपल में है, तो इसको हम पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे, और यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। फिर देते हैं करेक्टली स्पेल वर्ड, तो यानी 17 का जो आंसर होगा टूथ एक होता है, तो यहाँ पर इसका सी वाला आंसर हो जाएगा। टूथ एक मतलब क्या, जिसमें दांत में जो दर्द होता है उसको हम टूथ एक कहते हैं। ठीक, उसके बाद एन एस इज़ अ डल एनिमल। अब एन एश इज़ अ डल एनिमल, अब यहाँ पर एक चीज़ देखना है, एन एस इज़ डल एनिमल, और या फिर क्या इसमें आर्टिकल लगाने की ज़रूरत है, एन एश इज़ एक तो पहले लगाया गया है, और फिर उसके बाद यहाँ पर किसी भी आर्टिकल को नहीं लगाने की, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन है, एन एश इज़ डल एनिमल। उसके बाद है ऑल द बुक्स ऑन दैट सेल्फ डैश टू मी। अब सारे जो बुक्स हैं वो उससे बिलोंग करता है, तो चूँकि बुक्स की बात है तो ऑल द बुक्स ऑन द सेल्फ बिलोंग टू मी। फिर आता है चूज द करेक्ट सेंटेंस, आई एक्सेप्ट टू दैट ऑफर, और आई एक्सेप्ट दैट ऑफर, आई एक्सेप्टिंग और आई एक्सेप्टेड, सॉरी आई एक्सेप्ट ऑफर्ड, तो ये लास्ट और ये तो बनता नहीं, और यहाँ पर आई एक्सेप्टेड टू दैट ऑफर ये कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक्सेप्ट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या फिर आता है, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर दैट को इसने ये मान के लिखा होगा, डिटरमाइनर बना करके लिखा होगा, तो भी इसका आंसर यही आता है कि आई एक्सेप्ट दैट ऑफर, बी वाला इसका आंसर होगा। प्लीज़ डैश माई प्रपोजल वंस अगेन। आप कहते हैं ना कि मेरे प्रपोजल पर फिर दोबारा एक बार सोचना, तो ये होता है प्लीज़ थिंक ओवर माई प्रपोजल, तो इसका जो पहला आंसर होगा वो होगा ये ए वाला। ही इज़ ए सिंपैथेटिक टू डैश टू द पुअर, सॉरी टू द मैं बोल ही दिया, यानी कि ही इज़ ए सिंपैथेटिक डैश द पुअर, तो यहाँ पर पोजीशन जो होगा वो टू आना है। फिर आता है ही डैश गो देयर रेगुलरली, कि वो वहाँ पर रेगुलरली जाया करता। तो अब याद है कि जब आप मॉडल्स पढ़ते हैं तो उसमें जो सेमी मॉडल होता है, जिसमें कि आपको यूज़ टू, नीड और डेयर पढ़ाया जाता है, उसमें आप क्या देखेंगे कि यूज़ टू का मतलब होता है पास्ट हैबिचुअल एक्शंस। यूज़ टू का मतलब होता है कि पास्ट का हैबिचुअल एक्शंस के लिए, तो यहाँ रेगुलरली लिखा हुआ है। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आंसर होगा, ही यूज टू गो देयर रेगुलरली, वो अक्सर वहाँ पर जाया करता था। हिज वर्क सेटिस्फाइड मी, अब यहाँ पर हिज वर्क सेटिस्फाइड मी, ये पास्ट सिंपल में क्वेश्चन है, अब इसको पैसिव वॉइस में बनाना है, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज सेटिस्फाइड विद हिज वर्क। अब यहाँ पर आई वॉज सेटिस्फाइड बाय हिज वर्क नहीं आएगा, और बाय क्योंकि एक एजेंट का काम करता है, तो इस तरीके से उसमें हम यूज़ नहीं करते हैं इसको, वैसे विद भी करता है लेकिन यहाँ पर ये विद आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज लीनिंग डैश अ वॉल, तो यहाँ पर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, यानी प्रीपोजिशन अगेंस्ट लगना है। आई डैश हर्ड द रिमार्क, अब आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो क्या होगा, माई सेल्फ, तो आई माई सेल्फ हर्ड द रिमार्क, हिमसेल्फ और इटसेल्फ हरसेल्फ, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग, तो ही तो है नहीं, ना शी है और ना तो इट है, तो यहाँ पर ये होगा। ऑल डिपेंड्स ऑन हिज डैश एग्जामिनेशंस, अब कहता है ऑल डिपेंड्स ऑन हिज पासिंग द एग्जामिनेशंस,
यानी सारा डिपेंड करेगा उसके एग्जामिनेशन पास करने पे। लेट अस नॉट प्ले, सॉरी लेट अस नाउ प्ले। अब ये जो क्वेश्चन है कि लेट अस नाउ प्ले, या आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम इसको बनाते हैं, तो अब इसका क्वेश्चन टैग जो है हमको बनाना है। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, उसका क्वेश्चन टैग होगा शैल वी, यानी इसका आंसर होगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द शॉर्टेस्ट रूट टू आगरा। तो पहले वाले का तो रूट का मतलब जर होता है और ROUTE होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। फिर उसके बाद देखते हैं, देयर डैश बीन अ स्टीप राइज इन द प्राइस। और यहाँ पर ये जो आपका ऑप्शंस दिया है इज़, हैज़ और, तो ऐसे भी यहाँ पर देखिए स्टीप राइज, एक तो देयर जब यूज़ किया जाता है या तो आगे वाले नॉन को देख करके हम यूज़ करते हैं, और यहाँ पर राइज इन द प्राइसेस हैं, तो देयर हैज़ ए स्टीप राइज इन द, तो एक तरह से यह लगे तो यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए था, ए, सॉरी वो सी, देयर हैज़ बीन स्टीप राइज इन द प्राइसेस। फिर कहता है, वन ऑफ द बॉयज़ इन द कैम्प डैश फॉलन इल। अब यहाँ पर हैव तो आएगा नहीं, क्योंकि एक बॉयज़ की बात हो रही है, ना हैव आएगा ना आर आएगा, और इसमें भी V3 यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसकी तो संभावना नहीं बनती। तो यहाँ पर क्या है, वन ऑफ द बॉयज़ हैज़ फॉलन इल इन द कैम्प। फिर कहता है, शी ट्राइड एवरी प्लान। अब चूज़ द करेक्ट निगेटिव सेंटेंस, तो यानी कि उन्होंने सारे प्लान को ट्राई किया, तो इसका जो आंसर होगा, शी लेफ्ट नो प्लान अनटाइड, यानी कि कोई भी जो है अनटाइड जो प्लान है उसको नहीं छोड़ी, इसको नेगेटिव में इस तरह से। अब यहाँ पर ये तो बनेगा नहीं, ये भी नहीं, यहाँ पर द प्लान वॉज नॉट एनी लेफ्ट बाय हर, ये अजीबो गरीब सेंटेंस है, इसलिए ऊपर वाला सेंटेंस ये बनेगा। ही केम हियर रिसेंटली, रिसेंट ऑन रिसेंट इन रिसेंट तो होता है नहीं, ही केम हियर रिसेंटली। चूज़ द इनकरेक्ट सेंटेंस, ही बिलोंग्स फ्रॉम बिहार नहीं होता, ही बिलोंग्स टू बिहार होगा। मोहन टीचर, अब सॉरी इनकरेक्ट, बाकी सारे सेंटेंस सही है। मोहन टीचर्स बायोलॉजी, वी रीच स्कूल एट 10 AM एंड 10 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो यहाँ 10 माइल्स जरूर लगा है, यहाँ पर ये इसको एक काउंटेबल नाउन के, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ किया, इसलिए इज़ भी ठीक है। तो ये पहला वाला है ना, ही बिलोंग्स टू होता है ना, बिलोंग्स फ्रॉम होता है, इसलिए पहला आंसर 34 का आंसर ए। सुगर डैश, अब सुगर सिंगुलर है तो सुगर डिज़ोल्व, हैड डिज़ोल्व इन द वाटर नहीं होगा, हैड होगा तो यहाँ पर ईडी आना चाहिए, तो क्या होगा, सी वाला आंसर, इसका आंसर होगा सी, सुगर डिज़ोल्व्स इन वाटर। चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो APPE एपरियंस की स्पेलिंग APPERANCE, तो इसका जो आंसर होगा वो आपको पहला वाला आंसर होगा 36 का ए। ठीक, नेक्स्ट देते हैं, परसेस वॉज फुल ऑफ मनी, तो यहाँ पर बी आएगा आंसर। फिर देते हैं, शी वॉज लेट, शी कुड नॉट कैच द ट्रेन। अब है कि शी वॉज लेट, शी कुड नॉट कैच द ट्रेन, तो अब इसमें रीज़न का चूज़ द करेक्ट कॉम्बिनेशंस, तो सिंस शी वॉज लेट, चूँकि वो लेट थी इसलिए ट्रेन को नहीं पकड़ सकती, तो इसका आंसर पहला वाला होगा। राजा सेड आई एम हंग्री, राजा ने कहा कि मैं भूखा हूँ, तो अब इसको क्या, चूज़ द करेक्टली इनडायरेक्ट स्पीच, अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बताना है। तो अब है, राजा सेड दैट आई वॉज हंग्री, तो होगा नहीं, राजा सेड दैट ही वॉज हंग्री, यानी कि इसका जो 39 का जो आंसर होगा वो होगा सी। उसके बाद देखते हैं हम 40 का आंसर, डैश ही कम टुडे। अब यहाँ पर है चूज़ द करेक्ट, अब यहाँ पर विल ही कम टुडे, आउट अगर लगाओगे तो बनेगा नहीं, मस्ट और माइट, तो माइट ही कम टुडे, चूज़ द करेक्ट, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होना चाहिए ये आपका डी वाला ऑप्शन, विल ही कम टुडे। फिर देख रहे हैं 41 का, आई हैव नेवर डैश टू आगरा टू विजिट ताजमहल, कि मैं कभी भी नागरा नहीं होता। आई हैव नेवर बीन, यानी पर आई हैव नेवर बीइंग नहीं, हैड बीन नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा डी। फिर देते हैं, शी रिटर्न टू द डैश ऑफ द एक्सीडेंट, तो यानी शी रिटर्न टू द सीन, यानी इसका आंसर होगा सी, ऑफ द एक्सीडेंट।
चूज द करेक्ट सेंटेंस। द पुअर्स आर हेटेड एवरीवेयर, पुअर आर हेटेड एवरीवेयर, और उसके बाद पुअर आर हेटेड एवरीवेयर, और फिर देते द पुअर इज़ हेटेड वेयर। अब एक चीज़ आप देखें, द जब लग जाता है रिच में पुअर में तो वो क्या होता है, वो प्लूरल बन जाता है, और पुअर में एस लगा करके पुअर्स नहीं बनता है, यानी कि प्लूरल बनाने के लिए उसको एस नहीं लगाते, द भी लगा देते। ये जो आपका आंसर है बी वाला कि पुअर्स आर हेटेड, द पुअर्स आर हेटेड एवरीवेयर, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर कहता आई थिंक शी स्पेंड द इंटायर आफ्टरनून डैश ऑन फोन, तो यहाँ पे ऑन द फोन होगा, ओवर या ऑन होता है प्रीपोजिशन, यानी पूरे समय उसने बातचीत करने में लगा दिया। फिर नेक्स्ट जो आंसर क्वेश्चन है 45, ही फेल एंड वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल। अब यहाँ पर है ही फेल एंड टेकन टू हॉस्पिटल। अब देखिए द का यूज़ हॉस्पिटल वगैरह के लिए किया तो जाता है, लेकिन जब आप हॉस्पिटल इलाज करवाने के लिए नहीं किसी और पर्पस के लिए जाते, जैसे आई वेंट टू हॉस्पिटल टू मीट हिम, तो आप यहाँ पर अपना इलाज करवाने उनसे मिलने के लिए तब जा कर के हम द का यूज़ कर सकते, अदरवाइज़ यहाँ पर ये कोई आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल का यूज़ होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो यानी ओकेजन की जो है स्पेलिंग आपको बताना है। तो ओकेजन का स्पेलिंग क्या होता है, OCCASION, तो यानी पहला वाला इसका आंसर बन जाएगा। ठीक, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, इट इज़ बीइंग रीड बाय अस, चूज़ द एक्टिव वॉइस, यानी कि इट इज़ बीइंग रेड बाय, तो अब यहाँ पर पहला ये जो पैसिव वॉइस बना हुआ है इट इज़ बीइंग रेड, तो ये जो आपको पैसिव वॉइस बना कि इट इज़ बीइंग रेड, तो पहले तो ये जान लीजिए कि ये है क्या, तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस बना है। तो पहले तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ढूंढेंगे, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो बच गया ये, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक, नेक्स्ट देखना है इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन, जिसको इनविजिबल, यानी कि अगर आप देखने में सक्षम नहीं है किसी चीज़ को। इनऑडिबल का मतलब होता है जो सुनाई ना दे, एलिजिबल का मतलब होता है ILLE, इलीगल है पहले, और एक है एलिजिबल। एलिजिबल मतलब जो आप किसी चीज़ के एलिजिबल होते हैं, किसी चीज़ के लिए योग्यता फुल होते हैं, और इनऑडिबल का यहाँ पर देखने वाली बात है तो क्या होगा, इनविजिबल, यानी कि इसका आंसर होगा 48 का ए। फिर देखते हैं सिनोनिम्स ऑफ द पीस इज़, तो पीस का मतलब क्या होगा, रैपिड मतलब तेज, जर्नी मतलब यात्रा, रिस्टोर मतलब कोई अस्थायी करना, तो क्वाइट होगा शांति। केक आर मेड बाय हर एवरी संडे, चूज़ द करेक्ट एक्टिव वॉइस, यानी कि केक जो है उनके द्वारा हर संडे को बनाया जाता है, तो फिर इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, शी मेक्स केक एवरी संडे, यानी इसका आंसर क्या होगा, बी। फिर देखते हैं एंटोनिम्स ऑफ मिलिट्री इज़, यानी सिविल, इसका आंसर होगा, मिलिट्री मतलब होता है थोड़ा ताकतवर और मतलब वो वायलेंट, तो इसको हम सिविल कह सकते हैं। उसके बाद एज डैश मी आई विल बी हैप्पी टू लेंड अ हैंड, चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशंस। अब जो इसका पहला आंसर ये बन रहा है कि एज फॉर मी, तो इसका प्रीपोजिशंस क्या, एज फॉर मी आई विल बी हैप्पी टू लेंड अ हैंड, यानी कि मैं उसकी मदद करूं। फिर कहता आई डैश, नेक्स्ट जो है आई डैश योर ऑफर, तो आई एक्सेप्ट योर ऑफर, तो एक होता है EXCE, ये जो है ना एक्सेप्ट, तो ये जो एक्सेप्ट होता है इसका मतलब एक्सेप्शन होता है, एक्सेस मतलब ज़्यादा, एडॉप्ट मतलब डाउट करना, तो यहाँ पर ये जो होगा ACCEPT, ये वाला आंसर होगा। विल यू गिव मी अ डैश शुगर, अब यू देखो, विल यू गिव मी मच शुगर का मैनी शुगर, ऐसे मच जो है अनकाउंटेबल के साथ आता है, मैनी काउंटेबल के साथ आता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। विल यू गिव मी सम शुगर, कुछ शुगर दोगे, मच शुगर में क्या तुम मुझे ज़्यादा शुगर दोगे, ऐसा तो क्वेश्चंस पूछते हैं। आई हैव नथिंग फर्दर टू से, ये जो ऊपर वाला फर्दर है डिस्टेंस के लिए, और ये जो फर्दर है यानी कि एक्स्ट्रा के लिए यूज, आई हैव नथिंग फर्दर, यानी कि अब मुझे और ज़्यादा कुछ नहीं करना। फादर और आइदर का मतलब तो अलग चीज़ हो जाता है। चूज़ द ऑड वन आउट, अब इसमें से चारों में से एक चीज़ चूज़ करना, तो देखिए सारा यहाँ पर मैन है और ये क्या है अलग, नीज जो है वो फीमेल है,
तो ब्रदर, नेफ्यू, अंकल, ठीक ना, नीज, तो ये भाई, भतीजा, ब्रदर, तो उसमें क्या है, ये फीमेल। ही होप्स टू ज्वाइन डैश यूनिवर्सिटी, ही होप्स टू ज्वाइन द यूनिवर्सिटी सून। अब यहाँ जो आंसर है 57 का, यहाँ पर यूनिवर्सिटी के पहले आप ए और एन दोनों क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी होता तो ए लगता है, एन तो लगता नहीं है, तो ही होप्स टू ज्वाइन अ यूनिवर्सिटी सून। अब यहाँ पर द लगा करके इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो ही होप्स टू ज्वाइन द यूनिवर्सिटी, यानी कि द लग सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है, जापान इज़ ऑल्सो कॉल्ड डैश ऑफ द राइजिंग सन, द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, यानी कंट्री ने लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है। फिर आते हैं 59, डैश यू गॉट एनी मनी, कि अब यहाँ पर है, उस हैव्स तो आता नहीं है, गॉटन और इज़ तो होगा नहीं, तो क्या होगा, हैव यू गॉट एनी मनी, क्या तुमको कुछ पैसे मिले हैं। फिर है, हु कैन प्रिवेंट मी फ्रॉम डूइंग दिस, यानी कि प्रिवेंट के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वो फ्रॉम लगता है, तो यहाँ पर 60। तो अब देख रहे हैं 1 से लेकर के 60 तक जो था आपका, ये आपका ग्रामर वाला क्वेश्चंस था, यानी कि लैंग्वेज का। अब जो जानते हैं ऊपर 61 से, ये आपका लिटरेचर का क्वेश्चन हो जाएगा। द सम ऑफ द इमीडिएट एंड द ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ द मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रेजिस्ट इट फ्रॉम, यानी कि ये जो आप जाने तो पहला चैप्टर है हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, उसी का ये, यानी कि इवन की पैरा नंबर 44 का ये 14 का ये आंसर है। 14 पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत बार पढ़ाया है तो ये मुझे याद हो जाता है। आई कैन ओनली एश्योर यू दैट आई एंटर दिस ऑफिस इन द स्पिरिट ऑफ प्रेफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन इज़ फ्रॉम, ये जो भारत इज़ माई होम जो जाकिर हुसैन वाला चैप्टर है, इसमें पैरा नंबर 3 चेंज करेंगे तो यही लाइन आपको मिल जाएगा। ठीक, नानू काका वॉज कमिंग टू दिल्ली टू सी, किसको मिलने आ रहा है तो मिनिस्टर से मिलने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर द कंडीशन ऑफ द निग्रो वॉज अपेलिंग, यानी कि बहुत ख़राब था। कंफर्टिंग, रिफ्रेशिंग और हैप्पी तो होगा नहीं। डैश मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लेजेंटर एंड मोर सिक्योर। अब कहता है टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, तो यानी ये जो आपका चैप्टर है इसका जो आंसर होगा 65 का जो आंसर होगा वो टेमिंग ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स। ठीक, ह्यूमन लाइफ मस्ट, ये बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, एज सुन एज ही वोक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वुड ओपन द टिन एंड एग्जामिन द गॉड, तो ये चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि कौन से चैप्टर का है, तो यानी जो अर्थ है उसका तो है नहीं, मैरिज प्रपोजल का नहीं, द आर्टिस्ट, जिसमें कि वो बच्चा उठता है और पूरे गॉड को जो है वो चुनने में लगा रहता है, उसी को कहते हैं आर्टिस्ट का चैप्टर। इन मैनी ट्रेडिशन सोसाइटी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द डैश इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन दैट बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कि ये चाइल्ड इज़ बॉर्न वाला जो चैप्टर है उसी का है कि मदर और बच्चे का जो रिलेशन होता है वो ज़्यादा होता है अच्छा, इवन कि वाइफ और हस्बैंड का, तो ये उस चैप्टर का है। तो इसीलिए कहते हैं रिलेशन बिटवीन द मदर एंड चाइल्ड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक, सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर रेवेन्यू इज़, यानी हाउ प्रेस इज़ फ्री का ये चैप्टर है, ये क्वेश्चन है। तो द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर रेवेन्यू इज़ वेल्थ ऑफ द ऑनर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये आ जाएगा बी वाला, वेल्थ ऑफ ऑनर। नेक्स्ट आता है, इंडियन आर बाय नेचर रिलीजियस, जो इंडियन है बाय नेचर आपका वो रिलीजियस होता है। ठीक, ये भी आपको पहले चैप्टर का है। लोमोव इज़ अ डैश ऑफ स्टीफन चुबुकोव, यानी लोमोव जो था वो चुबुकोव का क्या था, यानी ये जो अब मैरिज प्रपोजल चैप्टर पढ़ते हैं जो हमारे वीडियो में सबसे फेमस चैप्टर हो चुका है, वो क्या है आपका मैरिज प्रपोजल का है। तो लोमोव क्या होता है, स्टीफन चुबुकोव का एक नेबर होता है, नेबर जो पड़ोसी कहते वो था, और उसी की बेटी से वो शादी करने आता। लोमोव वांट्स टू मैरी होम, सुसैन, जेसिका, फ्लोरेंस, तो नतालिया, लॉरेंस जो है उससे लोमोव जो किससे शादी करना चाहता था, नतालिया से। नेक्स्ट आ जाता है, H.E. बेट्स वर्क फॉर सम टाइम एज ए, यानी कि H.T. बेट्स जो था
वो कुछ समय के लिए क्या काम किया था, तो एज वो जर्नलिस्ट के तरफ ही काम किया था। ये सब चीज़ आपको जो ब्रीफ चैप्टर का जो ब्रीफ दिया होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा, और आप ज़रूर इस चीज़ को पढ़ें। इन बांग्लादेश डैश इज़ अ काइंड ऑफ फेरी टेल, यानी कि अपने यहाँ पर जो फेरी टेल, तो रूपटोका जो होता है उसको हम फेरी टेल कहा जाता है, मतलब यानी कि चाइल्ड इज़ बॉर्न वाला जो चैप्टर है उसी का है ये। विच स्टेट्स डज मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉन्ट्स टू सी एज अ डेवलप ऑफ अल्बाना, यानी मार्टिन लूथर किंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें बोला कि अल्बाना को वो फ्री देखना चाह रहे थे। ओ हाउ फीबल इज़ अ मैंस पावर इज़ फ्रॉम, यानी ये जो कहता है कि मैंस का पावर कितना फीबल होता है, ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का ये चैप्टर लाइन है आपको पोएम का। हु डिसाइड्स टू किल द स्नेक, यानी जो स्नेक वाला चैप्टर है पोएम D.H. लॉरेंस का उसका है, तो पोएट जो है खुद से ही उसको मारना चाह रहा था, तो पोएट हिमसेल्फ यानी बी का आंसर होगा। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वॉट आई एश्यूम्स यू शैल एश्यूम इज़, यानी ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, ये तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का लिया गया है। फिर नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं, चैप्टर स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड डैश रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर वुड्स, यानी कि ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, तो ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, ये है आपको यहाँ जो वर्ड है ये ट्रोल्स आना चाहिए, चैप्टर नहीं पूछ रहा है मैंने कौन सा वो पूछ रहा है, तो यहाँ पर ट्रोल्स आना चाहिए। सीजन ऑफ द मिस्ट एंड द मेलो फ्रूटफुलनेस इज डैश फ्रॉम, यानी ऑट टू ऑटम जो चैप्टर है उसी का ये जॉन कीट्स का उसका ये लिया गया है। हु रोट्स द सॉन्ग फॉर द चिल्ड्रन, यानी सॉन्ग फॉर द चिल्ड्रन किसने लिखा है, जॉन डॉन ने लिखा है, वॉल्टर डी ला मारे ने लिखा है, विलियम्स वर्ड्सवर्थ और जॉर्ज हेरबर्ट, तो ये दोनों तो आपका चैप्टर का है भी नहीं, कहीं कहीं पर इसकी कोई पोएम या पोएट्री जो प्रोज और पोएट्री तो है भी नहीं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वॉल्टर डी ला मरे। उसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट दैट्स देयर इज़ अ सम कॉर्नर ऑफ द फॉरेन फील्ड दैट इज़ फॉर एवर, यानी कि ये सोल्जर चैप्टर का है जो कहता है कि मैं कहीं पर भी मरूँ वो फॉरेन लैंड हो, तो यहाँ पर होगा इंग्लैंड। हिज ब्रो इज़ डीपली लाइन विद अ थॉट हिज हेड इज़ हाईली डोम्ड हु इज़ द पोएट डिस्क्राइब, यानी इसमें जो है T.S. एलियट ने किसको डिस्क्राइब करनी है, तो मैं कैविटी द मिस्ट्री कैट का जो चैप्टर है उसमें इस कैट को डिस्क्राइब कर रहे थे। द नियरेस्ट वॉज अ 1000 माइल, तो यानी टावर ऑफ साइलेंस, यानी ये जो है चैप्टर इसमें ये वर्ड था नियरेस्ट वॉज ए टावर ऑफ द साइलेंस था, तो यानी यहाँ पर होगा टावर ऑफ द साइलेंस, यानी पार्क होटल ये आपको, तो इसमें ये वर्ड यूज़ किया गया था। ठीक, ये आपको फारेनहाइट्स का है लिया गया। फिर कहता है 85 ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम द ड्रिंकिंग एज कैटल डू इज़ फ्रॉम, यानी कि जो स्नेक चैप्टर है उससे लिया गया है ये स्नेक में, कि वो एनिमल की तरह सर उठा करके और पानी पीकर एनिमल की तरह सर उठा रहा था। नेक्स्ट है आपका अब जो है ओनली सेंट नो हाउ टू सिंग हैज़ बीन कंपोज्ड, यानी बस सेंट जो है वो जानते हैं कि किस तरह से गाती है, यानी कि इसको किसने लिखा है, T.S. एलियट ने लिखा है, कमला दास ने लिखा है, D.H. लॉरेंस ने लिखा और K.N. दारूवाला ने लिखा है, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारी जो इंडियन राइटर थे कमला दास, वो इसका आंसर हो जाएगा 86 का बी। फिर कहता है द पोएटेस बैक्स फॉर डैश एवरीवेयर, ये भी कमला दास का ही लाइन है कि अब वो किसके लिए हर जगह घूमती है, यानी वो लव पाने, जब उसकी ग्रैंड माँ नहीं रही तो लव पाने के लिए हर दरवाजे पर इधर उधर घूमती है। फिर 88 कहता है हु वॉज इन द यू ऑफ द स्नेक, यानी कि उसके प्रति सहानुभूति या भावना जो है आदर का कौन दिखा रहा है, तो पोएट दिखा रहा था स्नेक जब उसके यहाँ पर ट्रॉट पर पानी पीने के लिए आया था। उसके क्या डैश इज़ द मास्टर क्रिमिनल, कौन था, यानी वो कैट के बारे में कहता था जो मिस्ट्री कैट वाला T.S. एलियट का है, मैकेबेटी द मिस्ट्री कैट, उसके लिए कह रहा था। रूबर्ट ब्रूक डाइड ऑफ सेप्टिक मेनिया, एक डिजीज़ है उसके द्वारा मरा था। नेक्स्ट है इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशियंट डैश फैमिली ऑफ द लैंग्वेज। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है ये आपके बुक में नहीं, ये आउट ऑफ बुक पूछा गया है, तो यानी मान के चलिए कि 90 क्वेश्चन तक आपको
जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको बुक से पूछा गया। अब जो ये क्वेश्चन आपको है ये आपके आउट ऑफ बुक है, यानी कि अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो कहता है कि जो इंग्लिश बिलोंग्स टू एन एंशिएंट फैमिली ऑफ डैश लैंग्वेज, तो इंडो यूरोपियन जो लैंग्वेज है इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। फ्रॉम 1150 ऑनवर्ड्स इंग्लिश बिगेन टू इमर्ज एज ए लैंग्वेज ऑफ, यानी कि 1115 के बाद मिडिल इंग्लिश शुरू हुआ, तो यानी इसमें लिटरेचर वगैरह का ज़्यादा यूज़ होना शुरू हुआ। आफ्टर द नॉर्मन कंक्वेस्ट, यानी फ्रांस का जब इंग्लैंड पे अधिकार हो गया तो वहाँ से ज़्यादा कौन सी भाषा चलने लगी, फ्रेंच चलने लगा। तो बिकम्स द लैंग्वेज ऑफ द किंग्स कोर्ट गवर्नेंस एंड एजुकेशन। हु रोट द पायर्स एंड प्लोवेन, इसको लैंगमैन लिखा था। ये बहुत पहले आपको लगभग 1370 के में करीब में ये 1370 में लिखा था। हु रोट्स द किंग्स लेयर, शेक्सपियर को कौन नहीं जान, ये आपको मैकबेथ, जूलियस सीजर, किंग लेयर, ये सब सारा जो है विलियम शेक्सपियर का लिखा गया है। इंग्लिश इज़ यूज एज ए सेकेंड लैंग्वेज, यानी सेकेंड लैंग्वेज कहाँ पर, इंडिया में, फ्रांस में, तो यहाँ पर इंडिया में, क्योंकि बहुत सारे और भी लैंग्वेज हैं। टुडे डैश इंग्लिश इज़ रिकॉग्नाइज एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, यानी अमेरिकन इंग्लिश को हम कह सकते हैं क्योंकि अमेरिका का बोलबाला मार्केट पे ज़्यादा है और उसकी लैंग्वेज ज़्यादा आप यूज़ करते हैं। पैराडाइज लॉस्ट इज़ इन डैश, ये इपिक है, इपिक मतलब बहुत बड़ा लिखा गया है। ये आपको किसी बहुत बड़े राइटर ने, अभी नाम हमको याद नहीं आ रहा है, जॉन करके उनका नाम था, उन्होंने ये चीज़ लिखा था इपिक को। ठीक, उसके बाद शायद मिल्टन का है या एग्जैक्टली नहीं बता सकते, आप देख लीजिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या लिखा था, गीतांजलि। उसके बाद कहता है द एक्सप्रेशन हिमालय ब्लंडर इज़ फ्रिक्वेंटली यूज इन द इंग्लिश, यानी ये इंग्लिश यूज़ इन द डैश इंग्लिश, तो अब किसके द्वारा, तो इंडियन इंग्लिश, यानी कि महात्मा गांधी ने बहुत सारे चीज़ को जो है हिमालयन ब्लंडर के रूप में यूज़ किया था। और एक 1962 का जो वॉर हुआ था उसके रिगार्डिंग भी एक जो हमारे कोई राइटर थे इंग्लिश के, उन्होंने यूज़ किया था। तो अब एक्सप्रेशन हिमालय ब्लंडर इज़ फ्रिक्वेंटली यूज इन द डैश इंग्लिश, यानी इंडियन इंग्लिश के रूप में ये इसको यूज़ किया जाता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया टोटल जो है आपका 100 क्वेश्चंस। अब बाकी यहाँ पर देख रहे हैं आपको ऐसे लिखना होता है 120 से 150 वर्ड में, यहाँ पर देख रहे हैं। फिर आप देख रहे हैं कि एनी ऑफ द, अब यहाँ पर देखिए, यानी 4 एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द 4, यानी एक को आपका आंसर देना है और 4 आपका मार्क्स मिलने वाला है। तो अब ये जो आप देख रहे हैं आवर सिविलाइजेशन, यानी कि ये इसमें से 4 में से एक का आंसर, ये सारा प्रोज का है। फिर इसी तरीके से पोइट्री में से आप देख रहे हैं, यहाँ पोइट्री में से आपको आंसर देना है, उसमें भी एक का देना है और आपको 4 नंबर मिलेगा। फिर आ जाइए 4th वाला में, कहते राइट है लेटर टू योर, पहले में ऐसे था 100-150 वर्ड में, और यहाँ पर आपको लेटर लिखना है कोविड के बारे में या अपने कज़न को, इनफॉर्मल लेटर। फिर देख रहे हैं कि 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का आंसर देना जो 2-2 नंबर का है, और ये 40 से 50 वर्ड में आपको आंसर देना है। ठीक, तो 10 नंबर इधर से आपको मिल जाना है। अब यहाँ पर जो है 6th वाले में समझने वाली बात है, यहाँ पर क्या है बच्चा कंफ्यूज कर जाता है। देखिए क्या लिखा है कि 3 क्वेश्चन का आंसर देना है और 5 नंबर मिला। अब 3 क्वेश्चन में से कौन सा है वो देख लीजिए, ए वाले में से 1 दे सकते हैं, बी वाले में से 1 दे सकते हैं, और सी वाले में से आप यहाँ पर से 1 दे सकते हैं। तो यानी अगर ये तीनों को आप दे देते हैं आंसर तो भी आपको 3×5 15 नंबर मिल जाएगा, 1 का 5 नंबर है। या फिर इन तीनों को छोड़ दीजिए, लिखने में दिक्कत है तो चले आइए नीचे, यहाँ पर मैचिंग है 5 नंबर इसका, यहाँ पर ट्रांसलेशन है इसमें 5 नंबर इसका, और फिर से यहाँ पर मैचिंग है इसका 5 नंबर। तो हमको लगता है बच्चा यही अडॉप्ट करो। और फिर से लास्ट में आपका ये जो है इतना सारा दिया, और इसको ब्रीफ बना करके लिखना, या तो इसका ब्रीफिंग कर दीजिए, इसको यहाँ जो दिया है पैसेज को ब्रीफ करके बना दिए, या इसी को पढ़ के इसका आंसर दे दीजिए। तो मुझे लगता है कि सबसे जो आसान होगा बच्चों के लिए यही होगा कि वॉल्टर डिलामारे ने क्या लिखा है, टी.एस. इलियट ने क्या लिखा है, तो ये आप मैचिंग जो है कर सकते हैं। और इसीलिए जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि वो कम से कम जो है जो चैप्टर का और राइटर का नाम है वो ज़रूर याद रखिए। अगर चैप्टर और राइटर का वो नाम याद रखेगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे ही उनको मिल जाएंगे, बन जाएंगे। तो अब जैसे हम देख रहे हैं कि वॉल्टर डिलामारे ने क्या लिखा था, स्नेक लिखा था, और टू ऑटम लिखा था, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा था, एंड एपिटैफ लिखा था, और मैकबेथ द मिस्ट्री कैट।
तो वॉल्टर डिलामारे ने क्या लिखा, तो अब ये जो वॉल्टर डिलामारे है उसको आप ऐसे करके मैच कर दीजिए कि उन्होंने क्या लिखा था, एपिटैप लिखा था, ठीक। जॉन कीट्स क्या लिखा था, ऑड टू ऑटम लिखा था। टी.एस. इलियट ने क्या लिखा था, मैकियावेली द मिस्ट्री कैट लिखा था। डी.एच. लॉरेंस ने स्नेक लिखा था और वॉल्ट विटमैन ने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा था। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। फिर आ जाते हैं ट्रांसलेशन। अब इसमें से 5 का आंसर देना है कि तुम कब मुजफ्फरपुर आओगे, व्हेन विल यू कम मुजफ्फरपुर। पहला फ्यूचर में, फ्यूचर सिंपल में बनाना है, व्हेन विल यू कम। राम एक मेहनती विद्यार्थी है, राम इज़ ए लेबोरियस स्टूडेंट। सोहन को आम बहुत पसंद है, सोहन लाइक मैंगो वेरी मच। उसने रमेश को बहुत पीटा, ही बीट रमेश। अब यहाँ पर पास सिंपल में है, ठीक है ना, तो ही बीट का जो है सेकंड फॉर्म ये है, तो ही बीट रमेश सीवियरली, बहुत पीटा मतलब सीवियरली लगा सकते हैं। बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं, चिल्ड्रंस आर रनिंग इन द ग्राउंड। फिर है क्या मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ, मे आई कम टू योर होम। मे क्योंकि परमिशन ले सकता है और कैन लगा करके जनरली नहीं पूछा जाता है, वैसे इनफॉर्मल में पूछ सकते हैं। शीला का घर बहुत सुंदर है, द हाउस ऑफ शीला इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मैं कल बाज़ार जाऊँगा, टुमारो आई विल गो टू मार्केट। तो अब इस तरीके से में लगा दीजिए। अब यहाँ पर ऊपर वाले में, नीचे में हमने देखा ऊपर वाले प्रोज, यहाँ पर ये जो सारे आपने देखा मैचिंग का, ये सारे पोएम का था, ठीक। अब नीचे जो आप देख रहे हैं मैचिंग, वो क्या देख रहे हैं, प्रोज का। इसलिए राइटर का नाम याद रख लीजिए। जाकिर हुसैन क्या लिखा था, तो जाकिर हुसैन भारत इज़ माई होम लिखा था, यानी कि यहाँ से इसको ले आइए, भारत इज़ माई होम यहाँ पर घुमा करके, ठीक। उसके बाद द आर्टिस्ट किसने लिखा था, तो सिगा नोया ने आर्टिस्ट लिखा था। उसके बाद जो है बर्थर रुसेल ने क्या लिखा था, द आइडिया ऑफ हेल्प मैनकाइंड लिखा था, यानी कि सिगा नोया को ऊपर लेके चले जाइए, ये हो गया। उसके बाद एंटोन चेकोव ने क्या लिखा था, मैरिज प्रपोजल लिखा था, और ऊपर से हम इसको जाकिर हुसैन वाला ले ही आए, और एच.ई. बीट्स ने अर्थ लिखा था। इस तरीके से इसको मैच कर दिया। तो इस तरीके से आपका 100 नंबर का जो है क्वेश्चंस ये आईएससी और आईकॉम वाले को, जो कि 4 तारीख को पेपर होना है, इसके लिए। आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और तैयारी करते रहिए। हो सकता है कि मैं जो बुक है उसका क्वेश्चन बना करके, जो ग्रामर सेक्शन का क्वेश्चन है उसको बना करके डालता हूँ, और कुछ क्वेश्चन अपने मन से बना के, ताकि आपका रिवीजन होते रहे। और अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार। और अपने आप को सेफ़ बना के रखिए, क्योंकि कोरोना ने अपना कहर जो है बरपाना शुरू कर दिया है। तो आई होप कि जब जिंदा रहेंगे तभी तो जान है तो जहान है, ठीक। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।